जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। जो हम सामान्य अध्ययन की श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें आज तक के सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का संकलन है, उसका ये 12वां भाग है। आपके सामने प्रश्न है, आप इनको देखिए, सॉल्व करिए, समझिए, याद करिए और उस टॉपिक को फिर रिवाइज करिए जो आपको याद नहीं है, जिसे आप भूल गए हैं। रिवर्स रिवीजन करना है और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, कैसा ये क्वेश्चन लग रहे हैं आपको। आपके सामने पहला प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं, यह किसकी यह किसका संकलन है, यह कविताएं किसने लिखी हैं। मेरी 51 कविताएं, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। आपके सामने अगला प्रश्न है दूसरा। एक किताब है जैसे अयोध्या 6 दिसंबर 1992। ये एक किताब है, अयोध्या 6 दिसंबर 1992। ये किसने लिखी है? टीवी नरसिम्हा राव ने। और जैसे इनका नाम आया तो स्वाभाविक सी बात, ये हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इनका जन्म जो है वो मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है, चौथा खलीफा, ये चौथी हो गया, इसको चौथा कर लीजिएगा। चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा की मस्जिद में हुई थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन ये परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन चौथा खलीफा इसको कर लीजिएगा। तो ये था अली। ठीक है, चौथा खलीफा कौन था? अली था। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, जो क्या था ना, जो ये अली था, ये इनका एक बहुत ही कह सकते हैं जैसे मौलवी वगैरह होते हैं, उसी टाइप के एक व्यक्ति थे अली। तो जब ये मस्जिद में, ये कोफा की मस्जिद कहाँ है? कोफा की मस्जिद है आपकी कोफा एक जगह है इराक में। ठीक है, तो कोफा की मस्जिद, ये छोटा हो या बड़ा हो, इसकी कहीं पर छोटा हो की मात्रा रहती है, कहीं पर बड़ा हो की मात्रा रहती है। कोफा के UFA लिखते हैं, कोफा की मस्जिद इराक में है। तो जब ये अली जी जो हैं, अली साहब जो हैं, ये नमाज पढ़ने जा रहे थे कोफा की मस्जिद में, तो वहाँ पर एक अब्दुल रहमान नाम का, माफ़ कीजिएगा, अब्दुल रहमान इब्रे मुलजिम। तो अब्दुल रहमान इब्रे मुलजिम, ये इस नाम का एक व्यक्ति, एक तलवार जो कि जहर में डुबाई हुई तलवार थी, उसको लेकर मस्जिद में मस्जिद के अंदर कहीं पर छुपा हुआ था। तो जैसे ही अली साहब नमाज़ पढ़ते हैं और ये झुकते हैं, इबादत करने के लिए झुकते हैं, तो वो तुरंत इनकी गर्दन पे प्रहार करता है और वो जो जहर होता है ये पूरे सिर में और शरीर में फैल जाता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फिर पूरे शान व शौकत जो भी होती है तरीके से ये इनकी अंतिम विदाई करते हैं। तो ये पीछे की कहानी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहानी पढ़ने से हमें चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से लिंक होकर बैठ जाती हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 110वां प्रश्न है, वेलेज़ली भारत कब आया? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, वो आया था 1798 में। अब आपको एक इससे देखो कैसे चीज़ों को लिंक करना है। उस समय भारत के क्या हाल थे, क्या प्रकरण था, फिर क्योंकि किसी भी गवर्नर जनरल ने इतने सारे एक्शन लिए ना, अब उनको कैसे याद रखें। तो आप उस समय का परिदृश्य देखिए, क्या चल रहा था, उसके पहले वाले गवर्नर जनरल ने क्या किया। ठीक है, तो होता क्या है, 1798 में जॉन शोर होते हैं। अब जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी कि ये दूसरी मतलब सिर्फ अपना काम करो और बाकी इधर उधर राज्यों में किसी और चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, तो इनकी हस्तक्षेप की नीति थी। उसके बाद 1798 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। फिर आए आपके वेलेजली का एक सिद्धांत था, उसका ये था, जिस समय वो आए तो उस समय ये था कि कई सारे युद्ध वगैरह चल रहे थे, उथल पुथल सा मचा हुआ था। तो वेलेजली ने एक सिद्धांत अपना माना कि हमको सहायक संधि करके अपना विस्तार करना चाहिए, अपने आप को एक किस्म से सुरक्षित करना चाहिए। सहायक संधि करेंगे तो हमारे पास एक किस्म से सेनाओं का पीछे से बैकअप रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने सब्साइडरी अलाइंस, इसको हम कहते हैं सहायक संधि,
सहायक संधि ये इनकी देन है, इन्होंने ये किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन जहाँ जॉन शो ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, वेलेजरी ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और उसके तहत शायद सहायक संधि करी। तो 1798 से लेकर 1805 तक का इनका कार्यकाल था, ठीक है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय हुआ, जिसमें टीपू की मृत्यु होगी, ठीक है ना। तो मराठा युद्ध भी इनके समय चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको स्मरण रखनी। अब जैसे आपने वेलेजरी पढ़ा, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। तो इसके अलावा और भी जो इनके समय कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान ने और क्या कहते हैं, मतलब एक काफ़ी बड़े, काफ़ी साहसी वीर योद्धा थे, ठीक है ना। पहले हैदर अली, उसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान। तो अब टीपू सुल्तान मर जाते हैं, ऐसा कोई भी योद्धा मारा जाता है तो एक टर्निंग पॉइंट होता है। उसके बाद से क्या हुआ था, मैसूर जो था अंग्रेजों के पास आ गया था, फिर उन्हें एक वोडियार वंश के राजा को वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, तो इसलिए ये इस समय की ये घटना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 111वां, किस राजा का द्वारा शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की गई। शकलोत्तर पथनाथ, शकलोत्तर पथनाथ मतलब होता है उत्तर का संप्रभु सम्राट। जो उत्तर राज्य था, उस उत्तर राज्य में इकलौता संप्रभु, यानी कि पूरा सॉवरन, जिसमें किसी की हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ऐसा सम्राट कौन है। तो ये उपाधि किसे दी गई थी, ये दी गई थी हर्षवर्धन को, ठीक है। और हर्षवर्धन के बारे में आपको पता है कि ये पुष्यभूति वंश के थे। पहले इनके पिताजी के देहांत के बाद इनके भाई जो है राज्यवर्धन बैठे, फिर गौड़ नरेश शशांक ने इनके भाई को मार दिया, और इनकी बहन जो थी राज्यश्री, उसका अपहरण कर लिया। फिर इन्होंने बदला ले, अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। इनकी बहन जो है आत्महत्या करने की कगार पे थी कि उन्होंने पूरा अपनी बहन को बचा लिया। और उसके बाद फिर इन्होंने जो है कन्नौज में अपना शासन स्थापित किया। तो ये पूरे हर्ष की कहानी है। और फिर इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। तो वैसे ही उसी दौरान फिर इनको जो है शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि मिली। अलग अलग कुछ एक उपाधियाँ मिली थी, तो उसमें उनमें से एक ये उपाधि होती है, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन ने बाद में फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर हेनसांग आया, उसने क्या कहते हैं बहुत कुछ लिखा इनके बारे में, मतलब उस समय के हालात के बारे में, ठीक है। और हर्षवर्धन के बारे में जो सबसे ज़्यादा पुख्ता जानकारी मिलती है, वो मिलती है बाणभट्ट, बाणभट्ट के जो बाणभट्ट ने किताब लिखी थी, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 112वां, फेमा क्या है। तो FEM में फेमा क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसको मैनेज करने के लिए, एक किस्म से उसको नियंत्रित करने के लिए जैसे अलग अलग एजेंसी अलग अलग काम करती हैं। कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है। CBI जो क्रिमिनल और अदर केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो वैसे फेमा एक एक्ट बनाया था, इसके तहत क्या था, फॉरेन एक्सचेंज को हम मैनेज करते थे, उसको देखते थे। ये एक्ट है, मैंने एजेंसी की बात करी, लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए ये क्या है, ये एक एक्ट है अपने आप में, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये पार्लियामेंट में 1999 में पास हुआ था, लेकिन प्रभावी ये जो है 1 जून 2000 से हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। तो इसने क्या किया था, इसने फेरा, ठीक है ना, इसने फेरा जो कि 1973 का है, उसको रिप्लेस किया था, ठीक है। तो फेरा क्या था, ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। तो इसको इसने रिप्लेस किया और इसकी जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत अपना वापस रिवीजन कर सकते हैं, अन्यथा इसकी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। MCQ पर्पज़ के लिए, और ये SSC वगैरह, या फिर ये अपना उत्तराखंड लेवल के एग्ज़ाम के लिए, समूह के लिए इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी, तो ये औरंगजेब ने बनाई थी। औरंगजेब के कार्यकाल में बनी थी 1673 में, ठीक है। ये कहाँ है, ये भी पूछा गया है, कहाँ है, ये है पाकिस्तान के लाहौर में, ठीक है ना। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1673 से लेकर 1986 तक विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद थी ये। तो 1673 से लेकर 1986 तक, ठीक है, इतने समय तक का विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद यही थी, बादशाही मस्जिद। और इसकी खासियत यह है ना, इसको दिल्ली के जामा मस्जिद के ही नक्शे कदम पर बनाया गया है, तो उससे मिलती जुलती है ये।
अब जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद का नाम है तो तुरंत क्या करना है, तुरंत रिकॉल करना है कि किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी, शाहजहाँ ने। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे को रिवीजन करते रहना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है NHRC। ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। पहला पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा चीज़ क्या है, ये क्या है, स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचुटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद इसमें इसका संगठन कैसे होता है, इसमें एक चेयरपर्सन और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ये कह सकते हैं स्थायी मेंबर होते हैं। ठीक है ना, तो 5 मेंबर होते हैं। अब इनका, अब ये जो चेयरपर्सन है, मैंने यहाँ पर इसे एरो बना के लिखा हुआ है, ये तरीका होता है रिवीजन बनाने का, चेयरपर्सन को अंडरलाइन के एरो बना के लिख दिया। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे ही बनाने होते हैं। तो चेयरपर्सन जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें, चेयरपर्सन यही दो में से कोई एक होगा। उसके बाद इनका जो टर्म है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाती है, इनका जो टर्म है वो होता है 3 साल और या फिर 70 साल की एज तक। पहले इनका जो कार्यकाल था, टर्म था, वो 5 साल था, तो इसको 2019 के अमेंडमेंट से टेन्योर को क्या कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया। ठीक है, टेन्योर के बाद जो इसके मेंबर्स हैं और जो आपका चेयरपर्सन है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उसके लिए एलिजिबल नहीं होती, यानी कि फिर से वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपको साथ में याद है, जब ये ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो आपको याद रखना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स थे। ठीक है, ये क्या है, नेशनल वाला है, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, ये होता है आपका 10 दिसंबर। कब होता है, ऊपर लिखा हुआ है आपका 10 दिसंबर। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये आज के प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। मैं क्या करता हूँ, उन प्रश्नों के साथ और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो उस समय हम कम समय के अंदर रिवीजन कर सकते हैं जिसका, और जो कहीं उसकी संभावना होती है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया था NHRC की स्थापना कब की गई, यही पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपके सामने डाल दी ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो हमारा ये मकसद है अधिक से अधिक रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। आप लोग इस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कमेंट कीजिएगा। जब आप कमेंट करेंगे ना तो उससे क्या होगा, मैं और भी आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन में क्या तरीका लग सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो कैसे लिंक कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।